गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म की कुछ और प्रॉब्लम्स और कुछ नए कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बाद समय मिलता है तो आज हम एक नए तरह के ऑटोमॉर्फिज्म को भी सीख सकते हैं जिसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म में कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कल हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था, तो उसमें हमेशा दो ही ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे, एक आइडेंटिटी और दूसरा टी एच इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो फिर वहाँ से बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि अच्छा टी एच इक्वल टू एक्स इनवर्स हमेशा एक ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है, जबकि क्वेश्चन जो था वो इनफाइनाइट साइक्लिक के लिए था। अब साइक्लिक था तो जाहिर सी बात है एबिलियन होगा। जो आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसके माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि टी एच इक्वल टू एच इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म तो होगा, लेकिन ये तभी होगा जब कोई भी ग्रुप क्या होगा, एबिलियन। अगर ग्रुप नॉन एबिलियन है तो ये टी एच इक्वल टू एच इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इफ एंड ओनली सिचुएशन है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक से कईयों को लगता है कि ये हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म होता होगा, तो वो जो डाउट दिमाग में उठता है वो दूर करने की कोशिश है। चलिए, ये इस मामले में अच्छा सवाल है, तो आप याद रखिएगा कभी भी नॉन एबिलियन में गलती से भी आप इसे ऑटोमॉर्फिज्म मानिए ही मत। अब इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ किया जाए, तो एक बार हम ऐसा करते हैं, टी को ऑटोमॉर्फिज्म लेके चलते हैं और ग्रुप को क्या प्रूफ करेंगे, एबिलियन। फिर एबिलियन लेके चलेंगे और ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट टी फ्रॉम जी टू जी सच दैट टी एच इक्वल टू एच इनवर्स फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू जी बी एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमने एज्यूम कर लिया इफ कंडीशन में। और हमारा क्लेम क्या होगा इस बार, कि जी इज एबिलियन। हम ये प्रूफ करेंगे। तो आपने जी से जी में एक मैपिंग डिफाइन की है टी, जो 1 1 है, ऑन 2 है और ऑपरेशन प्रिजर्व करती है और हर एक एलिमेंट को उसके इनवर्स पे ले जा रही है, हर एक एक्स को एक्स से इनवर्स। ठीक है, तो जी में दो एलिमेंट मान लेता हूं मैं, लेट G1, G2 बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो फिर जो G1 ऑपरेशन G2 होगा वो भी G में ही होगा, ये तो ग्रुप है। तो हमारा जो मैपिंग इस समय डिफाइन है वो हर एक एलिमेंट को उसके इनवर्स पे ले जा रही है। तो T ऑफ G1 कितना होगा, G1 इनवर्स। T ऑफ G2, G2 इनवर्स। T ऑफ G1 G2, ये भी तो एलिमेंट है G का, तो ये क्या हो जाएगा, G1 G2 इनवर्स। ठीक है, और T हमने कहा है ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ये ऑपरेशन प्रिजर्व करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, TG1 TG2 इक्वल टू G1 G2 इनवर्स एस टी इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो आपने ये लिया है, तो उस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं। तो T ऑफ G1 अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा G1 इनवर्स G2 इनवर्स इक्वल टू G1 G2 इनवर्स। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जाएगा, G1 इनवर्स G2 इनवर्स इक्वल टू इधर G2 इनवर्स G1 इनवर्स। ठीक है, तो दोनों साइड फिर इनवर्स ले लें दोनों का, तो ये G1 इनवर्स G2 इनवर्स का होल इनवर्स
G2 इनवर्स, G1 इनवर्स, होल इनवर्स, ऐसा कर सकते हैं। तो ये जितना होगा G2 इनवर्स ट्राई इनवर्स, और ये G1 इनवर्स ट्रा इनवर्स। इधर क्या आ जाएगा, G1 इनवर्स ट्रा भी इनवर्स और G2 इनवर्स ट्रा इनवर्स। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जी, ए इनवर्स ट्रा इनवर्स जो होगा वो ए होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। किसी भी ग्रुप में एलिमेंट के इनवर्स ट्रा इनवर्स फिर ओरिजिनल एलिमेंट होगा। तो उस प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं, इसे ये G2, ये G1, ये G1, ये G2, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी G1, G2 बिलोंग्स टू G। ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट के लिए सही है। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि G इज एबिलियन। तो हम ये तब कर पाए जब ऑटोमॉर्फिज्म आपने लिया था, तभी ये आप यहाँ से यहाँ इस लाइन में आ पाए ऑपरेशन प्रिजर्व करने की वजह से। तो अगर G से G में ऑटोमॉर्फिज्म है और मैपिंग ऐसी है जो हर एक को उसके इन्वर्स पे ले जाए, तो ग्रुप का एबिलियन होना जरूरी है। ठीक है, और ग्रुप अगर एबिलियन है तो ये मैपिंग एक ऑटोमॉर्फिज्म देगी। अब ये भी प्रूफ करना है। तो मतलब ओनली इफ पार्ट है, मतलब ये केवल तभी है जब ग्रुप एबिलियन है और कहीं पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग अब सेकंड पार्ट करते हैं। कन्वर्सली लेट G be an abelian group and T is a mapping from G to G such that Tx equal to H inverse for every H belongs to G। ये गिवन है इस बार। तो इस बार हमारा क्लेम क्या है, हम क्या दावा कर रहे हैं, हम प्रूव करेंगे T is ऑटोमॉर्फिज्म ऑन G। तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, एक एक करके, वन बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन 2 और ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो देखिए, अगर मैं 1 1 की बात करूं तो आप अगर Tx इक्वल टू Ty लेते हैं तो जो डिफाइन है उस हिसाब से सोचिए। Tx कितना है, H से इनवर्स, और Ty कितना है, Y इनवर्स। तो डायरेक्टली लिखते हैं फिर यहाँ से H इक्वल टू Y। तो Tx इक्वल टू Ty लिया तो H इक्वल टू Y। ऑब्वियसली ये 1 1 है, मुझे लगता है इसमें और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन टू अगर आप प्रूफ करना है, आप मान लेते हैं कि जो H से है आपने रेंज से उठाया, इधर राइट साइड से। दोनों साइड G है, मतलब टेक्निकली दोनों ही तरफ से एक ही ग्रुप है। तो फिर आप H2 क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था H से इनवर्स इनवर्स। लेट H से इनवर्स को आप उस मान लेते हैं, यहाँ पर G मान लीजिए। तो ये अगर H से G में है तो H से इनवर्स भी जो होगा वो G में ही होगा, उसे G मान लेते हैं। इसका मतलब आप जो H से है वो क्या हुआ, G इनवर्स। तो G इनवर्स का मतलब T ऑफ G। तो आपने कोई एलिमेंट उठाया इधर और आपने बताया इसकी कोई प्री इमेज है स्मॉल g सच दैट T ऑफ G इक्वल टू H। तो फिर ये H तो मैंने आर्बिट्ररी उठाया था, तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ऑब्वियस है कि ये ऑन टू मैपिंग है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑपरेशन प्रिजर्विंग नेक्स्ट फीचर होना चाहिए T में, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। X और Y दो एलिमेंट ले लिए, तो TXY
डेफिनेशन से एक्स वाई इनवर्स होना चाहिए फिर मतलब वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर तो क्या माना है कि जी एबिलियन है, आपने सबसे पहले जो माना है एबिलियन है, तो आप फिर इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। क्यों? क्योंकि जी क्या है, एबिलियन। इसका मतलब एबिलियन नहीं होने पर यह प्रिजर्व नहीं हो पाता, तो एक्स इनवर्स क्या है, टी एक्स, और वाई इनवर्स टी वाई। तो फिर ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी हो गया। तो टी ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो आपने जो ही ये लिया कि ये एबिलियन है, तो आपने कहा टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म है उनमें से एक टी भी हो। तो फिर फाइनली हमारी जो बातचीत शुरू हुई थी इस पेज में, इस क्वेश्चन से, तो ये एक डाउट उठता है शुरुआत में कई बार कि भाई टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स तो हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म है, हमेशा नहीं, तभी है जब जी एबिलियन। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए पढ़ा था, वहाँ जस्टिफाइड था कि साइक्लिक हमेशा एबिलियन होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक और फीचर देखते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इफ जी इज अ ग्रुप सच दैट एक्स स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर हर एक एक्स के लिए नहीं कहा गया है, मतलब ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका खुद से ऑपरेट करके आइडेंटिटी नहीं आता, मतलब वो अपना इन्वर्स नहीं है। देन जी हैज अ नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। हम लोगों ने ग्रुप के लिए जब पढ़ा है तो ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म मतलब आइडेंटिटी हमेशा ही ऑटोमॉर्फिज्म है, आइडेंटिटी मैपिंग आई एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमने पढ़ा है। और ये भी जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो ये भी बताया था कि ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म मतलब ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर हमेशा मैथमेटिशियन इस खोज में रहे कि नॉन ट्रिवियल कैसे खोजा जाए। तो कई तरीके हैं, उसमें से एक ये भी है कि अगर आपको पूरे ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो अपना इन्वर्स नहीं है, अगर अपना इन्वर्स होगा तो एक्स ऑपरेशन एक्स, तो आप समझ रहे हैं ना, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी। सिंगल एलिमेंट भी ऐसा अगर मिल जाए तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल होगा ऑटोमॉर्फिज्म, कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिस आधार पर हम समझ सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म कब मिलेगा। अगर हम ऐसा सोच पाए तो यहाँ पर ग्रुप के बारे में नहीं कहा गया है कि एबिलियन है या नॉन एबिलियन है। हाँ, अगर ये एबिलियन है तो अभी पिछले सवाल का जो हमने पढ़ा है टी एट इक्वल टू एट, वो हमेशा एडजस्ट करेगा, वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी, और वो हर एक को उसके इन्वर्स पे ले जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नॉन ट्रिवियल है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप नॉन एबिलियन है तो फिर हम कैसे ढूंढें, ये थोड़ा हमारे लिए नया रहेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वी हैव टू ट्रेसेज। हम दो ट्रेस के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेस फर्स्ट, इफ जी इज एबिलियन, ग्रुप या तो एबिलियन होगा या नहीं होगा, दो ही सिचुएशन है। देन टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, एंड इट इज नॉन ट्रिवियल। ये तो सभी जानते हैं कि ये ट्रिवियल नहीं हो सकता। ट्रिवियल तो आइडेंटिटी था, ये हर एक को इन्वर्स पे ले जा रहा है। आइडेंटिटी में आई एक्स इक्वल टू एक्स था, तो मेरे ख्याल से इसमें करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में आता है तो आप दिखा सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये ऑटोमॉर्फिज्म है, तो मतलब एक ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, कम से कम एक ही तो होना चाहिए। एग्जिस्टेंस थ्योरम है तो उसका मतलब है कम से कम सिंगल ऑटोमॉर्फिज्म तो ऐसा होगा जरूर।
तो अब दूसरा ट्रेस है हमारे पास, ट्रेस सेकेंड, और इसमें हम करें कि इफ जी इज नॉन एबिलियन। तो नॉन एबिलियन में ये वाला ऑटोमॉर्फिज्म तो हो ही नहीं सकता। हमने अभी पिछले में ये भी पढ़ा है कि ग्रुप अगर नॉन एबिलियन है तो ये वाला तो नहीं हो सकता। तो अब हमें ये दिखाना है कि कम से कम एक ऑटोमॉर्फिज्म तो फिर भी होगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन कौन सा होगा वो हम समझते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक ग्रुप जो लिया था SL2R लिया था, स्पेशल लीनियर ग्रुप, और उसमें एक मैपिंग डिफाइन की थी और वो ऑटोमॉर्फिज्म था। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था वो। तो 2x2 के दुनिया के सारे आप मैट्रिसेस ले लीजिए जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 और जिनकी एंट्री रियल नंबर के सेट से भरी जाती हैं। तो वहाँ पर आप इस तरह से सोचिए, एक फिक्स एलिमेंट ले लीजिए, सपोज ये जी है, एक मैप हमने फिक्स कर दिया था। तो TGX इक्वल टू आपके पास क्या आया, GX G इनवर्स, हमने ये ले लिया और हमने ये दिखाया कि ये एडजस्ट करता है। ठीक हो गया। और ये ऑटोमॉर्फिज्म है, आप देख सकते हैं। तो इसे अगर आप लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये 2 जगह पढ़ लिया होगा कि ये एक मैप है, बल्कि मैंने ये कहा था ये ऑटोमॉर्फिज्म तो है, और जब हम आगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो ये वो भी है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का ही हिस्सा है। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल अभी हम केवल ऑटोमॉर्फिज्म कह रहे हैं कि ऐसा एडजस्ट करता है। और मैट्रिसेस का जब भी कलेक्शन हो तो आप जानते हैं नॉन एबिलियन होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि एग्जिस्टेंस है। तो मैं ये कहता हूँ वी नो दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑटोमॉर्फिज्म, एडजस्ट करता है ये जरूरी है बस, हो गया ये साबित करना। TG बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी जितने उनमें से ये भी है, सच दैट TGX इक्वल टू GX G इनवर्स फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G। तो इसमें G जो एलिमेंट था वो भी G का ही था, लेकिन वो रैंडमली आपने एक बार तय कर लिया तो आर्बिट्ररी है, लेकिन जो ले लिया वो फिक्स था G। X आप फिर इस तरह से घुमाते रहिए। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा जो है नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था और उसमें ये ऑटोमॉर्फिज्म होता है। आप अगर ये दिखा दें कि ये नॉन ट्रिवियल है तो आपका मेरे ख्याल से जो रिजल्ट जो कहा गया है कि हमेशा नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ये उद्देश्य जस्टिफाइड हो गया कि बस इतना ही प्रूफ करना है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये नॉन ट्रिवियल है। इसका मतलब है TG इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G। TG आइडेंटिटी नहीं है, यही तो दिखाना है। आइडेंटिटी ट्रिवियल है तो ये नॉन ट्रिवियल है। तो हम मान के चल देते हैं कि आइडेंटिटी लेके क्या साबित हो जाएगा, देख लेते हैं। फॉर इफ अगर आप इसे लेके चलें TGX इक्वल टू IX मान लेते हैं ऐसा है, और हर एक X के लिए ये बराबर हो रहा है। आप अगर ऐसा लेंगे तो TGX क्या आ जाएगा, GX G इनवर्स इक्वल टू X फॉर एवरी X और G सभी के लिए, ये G के ही एलिमेंट है, ऐसा आ जाएगा। राइट साइड में आप G से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो GX G इनवर्स G, तो इधर भी XG फॉर एवरी XG बिलोंग्स टू G। एसोसिएटिविटी से G इनवर्स और G आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा GX इक्वल टू XG फॉर एवरी XG बिलोंग्स टू G। और अगर कोई भी दो एलिमेंट के लिए XG और GX बराबर आ रहे हैं तो G क्या प्रूफ हो जाएगा, G इज एबिलियन आ जाएगा। और हमने यहाँ क्या लिया था इस केस में कि G को नॉन एबिलियन। तो फिर इसका मतलब जो आपका TG है वो ट्रिवियल नहीं है, तो TG क्या है, नॉन ट्रिवियल है। सो G हैज अ नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म।
तो हमने दोनों ही केस में दिखा दिया कि आप अगर नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप ऑटोमॉर्फिज्म में नॉन ट्रिवियल देख रहे हैं, कोई भी ग्रुप है उसमें अगर एक सिंगल एलिमेंट के लिए भी अगर ऐसा आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल है। तो उसमें अगर आप एबिलियन लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास ये नॉन ट्रिवियल ही है। और अगर आप नॉन एबिलियन लेते हैं तो ऐसा एग्जाम्पल याद रखिए, तो आपको खुद याद आ जाएगा, हाँ यहाँ भी नॉन ट्रिवियल है। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में अच्छी तरह आ गई होगी कि कोई भी ग्रुप हो। अब इसमें एक डाउट उठ सकता है आपके दिमाग में कि आखिर इसका यूज कहाँ पर हुआ। ये लिखा तो है एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, हमने कहीं यूज किया इसका? आपको लगेगा हमने नहीं किया। एक्चुअली मैंने केस 1 एलेबोरेट नहीं किया। अगर आप केस 1 को खुद पूरा प्रूफ करें तो आपको खुद आ जाएगा कि जो टी है वहां पर ये मान के चल रहे हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि टी जो है वो नॉन ट्रिवियल है। यहाँ भी तो सोचना चाहिए था कि टी ट्रिवियल लेके, जैसे हमने यहाँ प्रूफ किया कि सपोज इसको ट्रिवियल लेके चलो, कंट्रैक्शन आया, आप इसे भी लेके चल सकते हैं कि ये जो आपने टी लिया है ये क्या है, ट्रिवियल सपोज। तो अगर आप ट्रिवियल लेते तो क्या आता, टी एट्स इक्वल टू आई एट्स फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू जी। तो टी एट्स क्या ले लेते हैं आप, एट्स इनवर्स इक्वल टू एट्स फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू जी। वही आया, हर एलिमेंट अगर अपना इनवर्स है तो एट्स स्क्वायर इक्वल टू ई फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू जी आ जाता, जो कि क्या होता, कंट्राडिक्शन आता। और कंट्राडिक्शन आता तो आप कहते इनिशियल एज्यूम्पशन गलत है, क्योंकि ये हर एलिमेंट के लिए बराबर नहीं है। आपने कहा था कि सम एलिमेंट्स के लिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट के लिए ये इक्वल नहीं था स्टेटमेंट में। तो इनिशियल एज्यूम्पशन क्या था आपका कि टी को ट्रिवियल मानना, तो ये गलत था। तो फिर टी नॉन ट्रिवियल है, वही तो हम कह रहे थे। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि सवाल में ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई फॉर सम एट्स, इसका यूज कहाँ पर हुआ इस प्रॉपर्टी का। उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कल जब बात की थी तो फाइनाइट साइक्लिक और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में हमने स्टडी की, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि उनके ऑटोमॉर्फिज्म को हम डिस्कशन कर सकते हैं। वो एक फॉर्मूले की तरह डिराइव हो गए सारी चीजें, लेकिन एक फाइनाइट साइक्लिक को किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है ये हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। वो आपका डिस्कशन अच्छा लगेगा आपको। तो मैं गैलियन का एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। डिस्कस ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10। देखिए Z10 एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि कल हमने थ्योरम जो पढ़ी है डायरेक्टली लगा दें। तो Z10 जो होगा, इसके जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, अगर थ्योरम का यूज करते हैं तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn हमने जो प्रूफ किया था दैट इज आइसोमॉर्फिक टू U1 किया था। अगर आपको याद हो, ये थ्योरम प्रूफ की थी। तो उस बेस पे जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हैं Z10 के, वो किससे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, U10, ठीक है। तो U10 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे अगर आप बात करेंगे तो 1, 3, 7 और 9, 10 से छोटे नेचुरल नंबर जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम, ये आ जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर इसको स्टडी कर लीजिए वही ऑटोमॉर्फिज्म का हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ इस तरह से मैपिंग आ जाएगी। एक तो आइडेंटिटी है, 1 का मतलब है आइडेंटिटी मैपिंग। दूसरा आप T1H कह लीजिए, तो ये H क्यूब टाइप का कुछ हो जाएगा आपके पास। T2H H टू द पावर 7 और T3H जो होगा आपके पास H टू द पावर
9। आप ऐसा भी कह सकते हैं कुछ, हर एक मैपिंग आपने फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया, आंसर भी आ गया। तो ये सब जो मैपिंग है ये सब ऑटोमॉर्फिज्म होंगी। और कितने ऑटोमॉर्फिज्म है? 4। इसमें कितने एलिमेंट थे? ये भी 4 ही थे। तो आपको ऑटोमॉर्फिज्म भी पता लग गया, और कौन कौन से ऑटोमॉर्फिज्म है ये U10 के एलिमेंट से पता लग गया है। लेकिन इसमें ना जो अंडरस्टैंडिंग की जो फीलिंग होती है कि किस तरह से ऐसा हो रहा होगा, थोड़ा सा वो हिस्सा हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। हमारा इमेजिनेशन, हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम डायरेक्टली आउटपुट दे रहे हैं। तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन जो डिस्कशन होता है जब मैथमेटिक्स स्टूडेंट, उसकी कमी है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ठीक है, लेकिन थोड़ा समझना कि ये कैसे आया। तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि डिस्कस करते हैं, फाइंड नहीं कहा कहीं पर भी। फाइंड ऑल ऑटोमॉर्फिज्म वो तो हो गया आंसर। तो आखिर हम इसे कैसे समझें, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको थोड़ा एलिब्रेट करता हूँ कि Z10 अगर हम इस फॉर्मूले और मान लेते हैं कि हमें ये थ्योरम नहीं पता है, तब हम कैसे निकालें ऑटोमॉर्फिज्म। बल्कि उस रिजल्ट को समझने के बाद ये दिमाग में आना कि यार ये दोनों ऐसा हो सकता है, आए तो अच्छा है। अभी क्या क्या इस रिजल्ट के आधार पर ये डिस्कशन हुआ है, अगर इनसे समझते हुए हमारे दिमाग में बने कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे वो करता हूँ। तो देखिए, ये आपके पास Z10 है, उसके ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन हमें करना है। तो जो Z10 होगा आपके पास, उसमें एलिमेंट 0, 1, 2 अप टू 9, और जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन मॉड्यूलो 10 हमारे पास है। तो 1 इसका जनरेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 से सभी जनरेट होंगे, 1 से 1, 1 + 1 करते रहिए, 1 में 1 जोड़ते जाइए 9 तक, ठीक है। जब 10 बार जोड़ेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 1 इज अ जनरेटर। हम कोई फार्मूला नहीं लगा रहे, वरना सारे जनरेटर हम निकाल सकते हैं आयलर 5 फंक्शन से। जनरेटर ऑफ Z10 ये एक ऑब्वियस है, हम निकाल रहे हैं। लेट कोई मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, जो 5 है या T है, जो भी कहे, चलिए ठीक है। ये है Z10 से Z10। तो हमें ये पता है कि जो जनरेटर है वो जनरेटर में ही मैप करता है ऑटोमॉर्फिज्म में। और हाँ, ये ऑटोमॉर्फिज्म मान लेते हैं, BN ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमें ये पता है, सो जनरेटर इज मैप्ड टू ए जनरेटर, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर 5-1 का जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो 1 का ऑर्डर होगा। और 1 का ऑर्डर कितना है? 1 को कितनी बार 1 के साथ ही जोड़े इसमें कि आइडेंटिटी आ जाए। 0 हुआ आइडेंटिटी, और 1 को 1 + 1 + 1 10 टाइम्स करिए, 10 आएगा, 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब 5-1 जो है उसका ऑर्डर कितना होगा? 10 होगा। तो वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका ऑर्डर 10 हो, ठीक है। 10 का अगर ऐसा ढूंढना है तो इसमें देखिए 1 का ऑर्डर तो आपने देख लिया, वो 10 है। 2 का ऑर्डर कितना होगा? 2 को अगर आप, ऑब्वियस है कि 2 का ऑर्डर आप सोचें कि वो 5 आना चाहिए, फिर 2 को 5 टाइम जोड़िए, कितना आ जाएगा? 10, रिमाइंडर 0, ठीक है, आइडेंटिटी आ जाएगी। अच्छा, 3 का ऑर्डर करिए तो 3 + 3 + 3 करते जाइए। तो 3 का ऑर्डर आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा खुद सोचिए, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आप खुद निकालने की कोशिश करिएगा। 3 का ऑर्डर 10 आ जाएगा। 4 का ऑर्डर, 4 को 5 टाइम जोड़िए तो 20 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये 4 का ऑर्डर भी इतना ही होगा, 5, ठीक है। बल्कि 8 का ऑर्डर भी इतना ही होगा, ठीक। तो 2, 4, 8
आपका ऑर्डर आ गया। सिट्स का ऑर्डर कितना होगा, जो इवन में दे रहा हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 रह गया। अभी सिट्स का ऑर्डर कितना होगा, 6 5 जा, ये भी 5 ही आ गया। सिट्स का ऑर्डर भी 5, 6 को 5 टाइम जोड़िए तो 30 आ जाएगा, और रिमाइंडर 10 से डिवाइड करके 0। तो जो इवन है आपके 2 4 6 8, इन सब का ऑर्डर कितना हो गया, 5। अब क्या बचे आपके पास, ऑड। ऑड में 1 का हो गया है, 3 का हो गया है, हमने लिख दिया, मतलब आप चेक कर लीजिए। 3 को 10 टाइम जोड़िए 30 आएगा, उससे पहले 0 नहीं आएगा ना यूनिट प्लेस पे ऑर्डर ही। 5 का ऑर्डर 2 आ जाएगा, 5 + 5 2 बार करिए, ठीक है। अच्छा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 को आप 10 टाइम जोड़ेंगे तब 70 आएगा, तब डिवाइड हो जाएगा, तो 7 का ऑर्डर भी कितना होगा, 10 होगा। और 9 को भी 10 टाइम जोड़ेंगे तब 90 आएगा, तब आएगा। तो इसका मतलब है, सो 5 इक्वल टू या तो 1 होगा, या आपके पास 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। ये आपके पास 4 चॉइस है। अब अगर मैं इसको केस फर्स्ट मान लूँ, अगर मैं ये कहता हूँ जो 5 1 1 है, तो फिर 5 2 कहाँ जाएगा देखते हैं। 5 2 5 1 + 1 होगा, तो इसको आप 5 1 + 5 1 कह सकते हैं, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन दोनों साइड है, Z10 से Z10 में ही है, तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा। आप 5 3 5 4 निकालते रहिए सभी, और 5 0 को 5 10 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1 + 1 + 1 10 बार लिख देंगे तो वो वही आ जाएगा, तो वो समझ पा रहा होगा कि 0 आएगा। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं इससे कि 5k = k फॉर एवरी k बिलोंग्स टू Z10। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग है। आप समझिए होंगे कि हाँ, ये तो ऑटोमॉर्फिज्म हो ही गया है, इसमें कोई डाउट है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको कि हाँ, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म हमें मिल गया। आइडेंटिटी होता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं भी लगाना है तो भी आपने 5 2 5 3 ऐसे 3 4 देख के आप समझ जाएंगे, पैटर्न पकड़ना है। केस सेकेंड, अगर आप 5 1 को 3 ले लें, ये ले लेते हैं, तो 5 2 कितना आएगा फिर। अगर आप 5 2 निकालना चाहें तो 5 1 + 5 1, तो 3 + 3 = 6। 5 3, तो 5 1 + 1 + 1 3 बार हो जाएगा, तो 5 1 + 5 1 + 5 1, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 + 3 + 3, ये एडिशन मॉड्यूलो 10 पर चल रहा है तो अभी 9 आएगा। ऐसे ही 5 4 समझिए प्लीज आप, 1 4 बार, तो 3 को 4 बार, 12, 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। 5 5 करेंगे तो 3 को 5 बार, तो 3 को 5 बार जोड़िए तो कितना आता है, 15। 15 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 5। 5 6 कितना आ जाएगा, 8। 5 7 कितना आ जाएगा, 1। 5 8 कितना आएगा, तो 3 × 8 कितना होता है, 24 4। 9 कितना आ जाएगा, 7। और 5 0 10, मतलब, तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 ने 5 1 3 लेके बाकी सारे एलिमेंट आ गए 0 0 पे ही मैप पूरा देखिए, 1 3 पे, तो सारे रेंज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो
वो 1 1 है और ऑब्वियसली है कि 10 सारे एलिमेंट्स आ गए तो ये ऑन टू भी हो गया। ऑपरेशन प्रिजर्विंग हम देख ही रहे हैं कि ये लगा रहा है सारी चीज़ें, तो ये अपने आप में 5 1 = 3 लेके भी आपके ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो जाएगा। तो ट्रेस थर्ड एंड फोर्थ 8 साल लिख देता हूँ। तो आप 5 1 को 8 बार 7 मानिए और 8 बार 5 1 को 9 मानिए। ये सब क्या होंगे, सबके सब ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। तो आप इन्हें अब सिंबल में सब 5 1 की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपने सोच ली। हम इनको ऐसे लिख देते हैं, लेट अस डिफाइन 5 1 = 1 as 5 1, 5 1 = 3 as 5 3, 5 1 = 7 as 5 7, and 5 1 = 9 as 5 9। तो जो ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है आपका वो आपको मिल गया। तो ऑटोमॉर्फिज्म जो Z10 आपका है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आए, 5 1, 5 3, 5 7, 5 9। मतलब 5 1 वो है जो 1 को 1 पे ले जाता है, 3 जो है 5 3 वो है जो 1 को 3 पे ले जाता है, 1 को 3 पे। मैंने देखिए कहाँ से शुरू किया था, 5 1 = 3, तो इसको मैंने 5 3 कहा। तो 5 7 क्या होगा, जो 1 को 7 पे ले जाएगा। 5 1 = 7 कर लीजिए। और सेकेंड केस की तरह आप उसे देखेंगे कि ये भी ऑटोमॉर्फिज्म है, 5 9 भी। यहाँ पर आपको समझ में आता है कि भाई U10 अगर मेरे पास होता, ठीक है, तो U10 किस तरह का कंपोजिशन टेबल देता। अगर आप U10 का ऑपरेशन अगर आप लेते हैं तो 1 3 7 9 1 3 7 9, ठीक, और मल्टीप्लिकेशन करना है हाँ यहाँ पर। तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 है, तो 1 से करेंगे तो 1 3 7 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 9, और 1 3 × 7 21, 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर, 3 × 9 27, तो 1 ये आ जाएगा। यहाँ 7 1 9 3, और 9 से करेंगे तो 9 7 3 1, ये आ गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आप इनको करें, प्लीज ये अब आप करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म Z10 पर। आप 4 ऑपरेशन 5 1 5 3 5 7 5 9, यहाँ भी 5 1 5 3 5 7 5 9 आप करें। तो अब आप कहेंगे कंपोजिशन मैपिंग कैसे डिफाइन होगी। तो देखिए सपोज 5 2 5 3 करना है आपको, या 5 3 5 7 करना है, ठीक है। तो आप 5 3 × 5 7 कैसे करेंगे, कोई भी एलिमेंट 1 डाल लीजिए। तो आप इसे 5 3 और 5 7 1 कहाँ ले जाएगा आपको, 5 7 1 7 पर। तो अब इसे आप डिस्कस करिए। तो एग्जैक्टली आपका जो आएगा, इन सबके आगे 5 लगा लीजिए, 5 1 5 3 5 7 5 9 5 3 5 9 5 1 5 7, यही सारी चीज़ें रिपीट आ जाएंगी। तो आपको रियलाइज होगा कि ये दोनों में केवल 5 छोड़ के बाकी सब सेम है। ऐसा मैंने T लिख के पहले भी एक क्वेश्चन किया है। तो ये जो डिस्कशन है इसने इंस्पायर किया मैथमेटिशियन को कि भाई ये दोनों आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। इस आधार पर ऑटोमॉर्फिज्म Zn और Un आइसोमॉर्फिक हुए, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रूव किया था। यहाँ उद्देश्य था एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश कि 5 1 कहाँ कहाँ जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम एक छोटा सवाल यहाँ पर और उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑटोमॉर्फिज्म में जी निकालना है। अगर जी क्या है, क्लेंस फोर ग्रुप। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो क्लेंस फोर ग्रुप था वो पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो जी आपके पास क्या है, ई, ए, बी और ए बी। ठीक है, जी आपके पास ऐसा है। और साथ में हमारे पास जो था ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए। ये प्रॉपर्टी है, ए बी इक्वल टू बी ए। और ए स्क्वायर क्या था, ई, यही बी स्क्वायर भी है। तो जो ऑर्डर ऑफ जी है वो 4 है ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिक्स ऑर्डर से नीचे के सारे क्या है, एबिलियन है। तो जी इज एबिलियन ग्रुप, ये है। तो जी एबिलियन हो, ठीक हो गया। जी एबिलियन है तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, हम इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं एबिलियन होने पे डायरेक्ट, नहीं तो ए बी आता, लेकिन एबिलियन होने की वजह से लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का देखिए ऑर्डर 2 है और ग्रुप का ऑर्डर 4 है। मतलब ग्रुप का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं मिला। तो इसका मतलब है जी साइक्लिक नहीं है। हाँ, जी इज नॉट साइक्लिक। क्यों? बिकॉज आप ऐसा कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। हर एक का जो ऑर्डर है, जितने 3 है ना आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सब ये दे रहे हैं, सब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई दे रहे हैं। तो ये साइक्लिक नहीं है, हाँ एबिलियन है। तो आपको इसमें ढूंढने हैं कि भाई ऑटोमॉर्फिज्म क्या क्या हो। तो ये तो हम जानते ही हैं कि हर एक का जो नॉन ट्रिवियल होगा ना, हर एक एलिमेंट का, तो एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वही आपका इमेज का भी होता है ऑटोमॉर्फिज्म में। तो हम कोई एक मान लेते हैं, लेट फाई जो है आपके पास वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म जी है। तो फिर हर एक एलिमेंट, तो यहाँ से फाई जो होगा आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी पे ले जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है। ऑल्सो जो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा और जो फाई एक्स का ऑर्डर होगा सेम होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हियर आपके पास ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर और ए बी का ऑर्डर कितना है, 2 है। सो कोई भी एक ले लीजिए। तो टी तो आपके पास जो फाई ऑफ ए है, फाई में जो आप देखेंगे तो ये क्या हो सकता है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। ठीक है, ये ठीक 1 की तरह ही सोचिए जो आपने पिछले में किया था अभी। बस ये था कि वो साइक्लिक था, यहाँ ऐसा नहीं है, एबिलियन है। ठीक है। तो अब आप क्या क्या सोच सकते हैं, देखिए। सो वी हैव फॉलोइंग पॉसिबिलिटी, हमारे पास फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, हम ये चीज़ें सोच सकते हैं इसमें। क्या, पहले तो आइडेंटिटी तो हमेशा ही है, सभी में ऑटोमॉर्फिज्म होती है। तो आइडेंटिटी में मैं लिखने के लिए, जगह बचाने के लिए, देखिए 2 तरीके, या तो मैं 2 गोले बना दूं और ऐसे मैप कराऊं जैसे फंक्शंस होता है, या परमुटेशन वाला तरीका लेते हैं, ऊपर और नीचे, डोमेन और रेंज। तो ई ए बी ए बी, ई ए बी ए बी, सॉरी ऐसे, हर एक की वही इमेज है। तो इसको आपने क्या बोला है, आइडेंटिटी। एक ये हो गया आपके पास। ठीक है, बाकी को T1 से दिखा देते हैं, ई ए बी ए बी।
तो आइडेंटिटी तो हमेशा ही आइडेंटिटी पे ही जाएगी, कोई भी मैपिंग हो। बाकी जो आपके पास T1 या phi1 जो भी है मैपिंग, आपने phi a लिया है, तो एक बार अगर ए पे ही जाए तो ए पे जाएगा, ठीक हो गया। ए तो ए पे ही ले लेते हैं हम ये। तो अब बाकी बी और ए बी इंटरचेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर बी पे और ए बी पे जाए वो तो यही वाला हो गया। दूसरा हो सकता है बी और ए बी की इमेज ए बी पर और ए बी की इमेज बी पर। चलिए ये ठीक। दूसरा आपके पास जो मैपिंग हो सकती है वो phi1 हो गया। phi2 फिर देखिए ई ए बी कि अगर आप ऐसा करें कि इस बार phi a जो है ए कहाँ पर चले जाए, ए की इमेज ए पर जाए, ए की इमेज बी पर जाए, तो ई तो ई पर ही जाएगा, ये तो ठीक है। ए बी पर चले गया, चलिए ठीक है। तो बी ए पर हो सकता है और हो सकता है ए बी फिट्स हो। phi3 ऐसे ही, अगर आपको याद हो ABC में, तो हमने ये ए बी को सी समझ लीजिए कब, या 1 2 3 वाला S3 जो हमारे पास था परमुटेशन ग्रुप, हम एलिमेंट को हर बार 8 को फिक्स कर ले रहे थे किसी एक को। यहाँ पर आइडेंटिटी पे ए बी देखिए, यहाँ पर ए फिट्स हो चुका है, यहाँ ए बी फिट्स हो चुका है, यहाँ बी को फिट्स कर लीजिए। बी फिट्स हो गया, तो अब ए और ए बी इंटरचेंज करने लायक है, तो ए को ए बी में, ए बी को ए में, ये आपके पास हो गई। तो टोटल आपके पास 4 परमुटेशन हो चुके हैं। 2 संभावनाएं साइक्लिक ऑर्डर में है, इसके अलावा 5 4 अगर आप लें तो ई ए बी ई तो ई में ही, अब साइक्लिक ऑर्डर में ए बी पर, बी ए बी पर और ए बी ए पर, मतलब ए बी सी पर, सी ए पर वाला। और इसी में एक 5 5 हम ले लेते हैं, ई ए बी। अगर आपको साइक्लिक में 1 2 3 में याद था परमुटेशन, तो 1 2 3 और 1 3 2 आपने लिया था। ई तो ई पर ही जाएगा, तो ए बी पर, ए बी पर और बी ए पर। 1 3 2 याद रखिएगा, 1 3 पर, 3 2 पर और 2 1 पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे परमुटेशन होंगे। सो जो ऑटोमॉर्फिज्म जी आपके पास कलेक्शन है वो क्या आ गया, आइडेंटिटी phi1 phi2 phi3 phi4 phi5, ये आपके पास है। बेसिकली आपने नाम बदले, क्लैन 4 ग्रुप में ए बी लेते हैं। बाकी जो ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन आया है वो काफ़ी हद तक वैसा ही चला है जैसे आपने S3 में परमुटेशन आपने की है। तो उम्मीद है आपको ये परमुटेशन का कलेक्शन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप करेंगे, अब मैं केवल लिख देता हूँ, प्रूव दैट ऑटोमॉर्फिज्म जी जो अभी आपने निकाला, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3 इफ G is clans 4 group, clans 4 ग्रुप। अगर क्लैन का 4 ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन आप निकालते हैं जो कि ये है, और आपने ये देखा कि ये पूरा परमुटेशन की तरह ही चलता है, अगर आप ई हटा दें क्योंकि वो तो फिक्स है सब में, तो ये काफ़ी हद तक आपका सब कुछ वैसे ही है। तो ये S3 के आइसोमॉर्फिक होता है। प्लीज ध्यान दीजिए, G S3 के आइसोमॉर्फिक नहीं है। ऑटोमॉर्फिज्म G जो है वो S3 के आइसोमॉर्फिक, ठीक है। और इसी के साथ ये एक सवाल समझिए। दूसरा आप ये खुद करिएगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 अगर निकालें, S3 वो तो खुद ही बाइजेक्शन का कलेक्शन है 1 1 on 2, और वो खुद S3 ही आएगा, वो किसी और के साथ नहीं आएगा। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म पे मुझे लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ें समझी हैं।
अभी कुछ चीज़ें और हैं, लेकिन अब वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म से जुड़ी हुई हैं, तो हमें पहले अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म समझ लेना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, काफ़ी हो गया है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। थैंक यू।